हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड पॉइंट में। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल पर डाले जा चुके हैं। इस सीरीज में आपके 50 प्रैक्टिस सेट आने हैं। चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं प्रत्येक 17 से बड़ी है का महत्तम समावर्तक 17 और लघुत्तम समावर्तक कितना है, 561 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग बताइए। देखिए मासा पर दे रखा है आपको 17 और लासा दे रखा है कितना, संख्याओं का योग बताना है। मान लीजिए संख्या जो आपको माननी है वो क्या मानेंगे आप, तो संख्या जो भी होती है उसमें मासा जो होता है वो कॉमन होता है दोनों में। तो आपको संख्या संख्या जो मानोगे वो क्या मानोगे, 17x और 17y मानोगे। क्योंकि 17 क्या है, 17 आपका मासा पाए। मासा संख्या में जो मासा पा होता है वो हमेशा वो कॉमन होता ही होता है। तो इनका जो लासापा होगा 17x और 17y का जो लासा होगा वो क्या होगा, तो लासा हो जाएगा 17xy। ठीक है, जो बराबर किसके होगा, 561 के। 17 से काट दीजिए, 17 से कितना, 17 तिया 51 और 17 तिया 51, यानी x गुणा बाई बराबर कितना आ गया, 33। अब आपको x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है, इनका गुणा करने पर कितना है, 33 आए। ठीक है, गुणा करने पर कितना है, 33 आए। और उनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे कि आप x की रख सकते हो 1 और y की रख सकते हो 33। ठीक है, और x के पावर क्या रख सकते हो, x की रख सकते हो 3 और y की रख सकते हो कितना, 11। ठीक है, इनके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं रख सकते। एक्स की जगह पर रख सकते हो 3 और वाई की जगह पर रख सकते हो 11। तो इनके अलावा आप और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे बोला है ना प्रत्येक संख्या कितनी है, 17 से बड़ी है। तो यदि आप x बराबर यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ x की वैल्यू, इस संख्या की वैल्यू कितनी जाएगी, 17x आ जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, 17 से बड़ी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, कितना बचा, 3 और 11। तो ये हम x बराबर 3 रख सकते हैं। आप चाहें तो y बराबर भी 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो x बराबर हम 3 रखते हैं, कितना जाएगा, 17 गुणा 3 यानी कि 51। और y बराबर हम कितना रखेंगे, 11। तो एक संख्या कितनी बन जाएगी, 17 गुणा 11 यानी कि 187। ठीक है, कितना है, 187। पूछा क्या था, आपसे पूछा था दोनों का योग बताइए। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 51 प्लस 187, ये हो जाएगा आपका 7 और 1 8 और 18 15 23, 18 और 5 23। ठीक है, 238, यानी इन संख्याओं का योग कितना आएगा, 238 आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो पाइप एन और तथा क्यू एक टंकी को कम से 10 तथा 90 तथा 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। क्योंकि दोनों पाइप भरने वाले हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, ए बी इंटू ए प्लस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 90, बी दे रखा है 10, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 10 यानी कि 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 9 एक हम 9। इन दोनों मिलकर टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, तो 10 घंटे में भर देंगे। ठीक है, जब दोनों पाइप भरने वाले हों या फिर दोनों पाइप खाली करने वाले हों तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है अगला, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर रूट में 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 20। 20 गुणा 20 हो जाएगा, 4 से कटेगा 20 पंजे 100, कितना जाएगा, 100√3। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित मूल्य वाली मेजों पर 30% की छूट देता है। शालिनी ने 567 रुपये में मेज खरीदी, मेज का क्रय मूल्य बताइए। देखिए आपको तीन चीजें दे रखी हैं, एक तो आपको क्रय मूल्य दे रखा है, एक अंकित मूल्य की बात हो रही है, और एक आपका विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तीनों में हम रेशियो निकाल देते हैं, फिर आपको वैल्यू रख देंगे। तो देखिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एमपी यानी कि अंकित मूल्य, और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, तीनों का रेशियो क्या बनेगा। तो देखिए क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के अंकित किया गया है, तो 80% बढ़ा के अंकित किया गया है। आपको पता है कि 80% मतलब कितना होता है, 80% मतलब होता है 4/5। 5 वाली चीज़ को 4 बढ़ा के अंकित किया गया है। यदि क्रय मूल्य आपका 5 था तो 4 बढ़ा के यानी कि 9 अंकित किया गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, दूसरा देखिए, अंकित मूल्य वाली चीज़ों पर 30% की छूट दी गई। 30% मतलब कितना होता है, 3/10।
इन 10 वाली अंकित मूल्य वाली चीज़ को 3 की छूट पर बेचा जा रहा है। इन 10 अंकित मूल्य वाली चीज़ को कितनी छूट पर बेचा जा रहा है? 3 की छूट पर बेचा जा रहा है, यानी कि 7 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया ये, और ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। तीनों का संयुक्त रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 9 के सामने 9 जगह, 10 के सामने 10, 10 पंजे 50 और 9 7 63 और 9 दही 90। ठीक है, यानी क्रय मूल्य यदि 50 था तो 90 अंकित किया गया, उनको 63 में बेचा गया। लेकिन एक्चुअल में कितने में बेचा गया है? 567 में बेचा गया, यानी कि 63 यूनिट जो है वो 567 के बराबर है। ये कितना गुना है इसका ये 9 गुना है। पूछा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अपना? 50। 50 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 20 रुपये के नोट हैं, जिनमें प्रत्येक की संख्या बराबर है, तथा उनका कुल मूल्य कितना है? 260 रुपये है। व्यक्ति के पास नोटों की संख्या बताइए। तो देखिए, सबका मूल्य कितना है? बराबर। सबका जो संख्या है वो बराबर है, यानी कि तीनों जो है वो 1:1:1 के अनुपात में संख्या बराबर है। इसका मतलब ये तो हुआ कि तीनों का जो अनुपात है बराबर बराबर है। अब आपको दे रखा है मूल्य, तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबको ये मूल्य में ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे 1 रुपये का एक सिक्का है तो इसका मूल्य कितना बनेगा? तो देखिए, पहले बताइए आपके पास कौन कौन से सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, और आपको 20 रुपये का नोट है। ठीक है, यानी यदि 1 रुपये का एक सिक्का है तो उसका मूल्य कितना बनेगा? आप कहेंगे एक ही मूल्य बनेगा, यानी 1 रुपये ही मूल्य बनेगा। और 5 रुपये का यदि एक सिक्का है तो मूल्य कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 5 रुपये ही मूल्य बनेगा। और यदि 20 रुपये का एक नोट है तो मूल्य कितना बनेगा? तो 20 रुपये ही मूल्य बनेगा। कुल मिला के आपका मूल्य कितना हो गया? 1 और 5 6 और 20 26, यानी 26 यूनिट आपके पास मूल्य हो गया। लेकिन एक्चुअल में मूल्य कितना है? 260 रुपये है। तो 26 यूनिट जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? 260 के बराबर। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10। ठीक है, पूछा क्या था? पूछा था कि नोटों की संख्या बताइए। नोट कितने हैं? 1 और 1 2 3। कुल नोट कितने हैं? 3 है। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 10 × 3, यानी कि 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी आयु 52 वर्ष है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की औसत आयु बताइए। देखिए, औसत आयु का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से आप इसको निकाल लीजिए, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए, सभी की आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी। जाने वाला कितने का है? 52 वर्ष का, यानी सबसे ज़्यादा कुछ ना कुछ ज़्यादा लेके गया होगा। तो देखिए, कितना ज़्यादा लेके गया है? तो 24 थी सबकी, लेके कितना गया है? 52 लेके गया है। कितना एक्स्ट्रा ले गया? आप कहेंगे 28 एक्स्ट्रा ले गया। अब जो 28 एक्स्ट्रा लेके गया है वो कितने लोगों में बटेगा? तो एक 8 सदस्य थे, एक चला गया, 7 लोगों पे बटेगा। कितने कितना पड़ेगा एक के हिस्से में? एक के हिस्से में पड़ेगा 4 4, यानी कि सभी के हिस्से से 4 4 वर्ष एक्स्ट्रा लेके चला गया वो। तो आप पहले कितना था? औसत 24 वर्ष था, अब औसत कितना हो जाएगा? 24 माइनस के 4, यानी कि 20 वर्ष। ठीक है, ये तो आपकी डायरेक्ट अप्रोच होगी। ठीक है, मतलब डायरेक्ट तरीका हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए, 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 24 वर्ष थी, तो उनका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा, योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत, यानी कि 8 × 24, यानी कि 192। अब एक चला गया 52 वर्ष वाला, तो 52 घटा दीजिए, कितना बचा? 140। अब ये 140 जो वर्ष योग है वो कितने लोगों का होगा? तो आप कहेंगे 8 थे, एक चला गया, कितना बचे? 7। तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटे में संख्या। योग 140 है, संख्या कितनी बची है? 7। 7 से काट दीजिए, कितनी बार? 20 बार। यानी सभी का जो औसत होगा कितना होगा? 20 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कारखाने में 500 पुरुष तथा 300 महिला हैं तथा उनका जो दैनिक वेतन है वो 4.55 रुपये है। यदि एक महिला एक पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे प्रतिदिन कम पाती है तो प्रत्येक महिला का दैनिक वेतन क्या होगा? देखिए, इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है? इसका शॉर्ट तरीका है, आप ऑप्शन से इसकी हेल्प ले लीजिए। जैसे देखिए, 500 पुरुष हैं और 300 महिलाएं, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, और औसत कितना है? 4.55 है। आपको पूछा कि आपसे महिला का औसत पूछा है, महिला की संख्या क्या है? कम है। तो जो महिलाओं का औसत होगा वो हमेशा टोटल औसत से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 500 पुरुष है, महिलाएं क्या है? कम। कम महिलाएं कम होने की वजह से क्या होगा? औसत कम होगा। यदि महिलाएं ज़्यादा होती तो कुल औसत क्या होता? 4.55 से ज़्यादा होता। तो देखिए, जो 4.55 से कम ऑप्शन कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका क्या है? राइट आंसर भी है। ये तो हो गया आपका शॉर्ट अप्रोच।
तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि जो पुरुषों का पूर्व जो रुपया मिल रहा है वो 80 पैसे अधिक मिल रहा है। तो जो पुरुषों का जो औसत होगा वो मेन औसत से अधिक होगा और महिलाओं का जो होगा वो कम होगा। तब जाके बीच में एवरेज आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शन से इसके साथ दे सकते हैं। बाकी जो दूसरा तरीका वो देख लीजिए आप। देखिए 500 पुरुष हैं और 300 महिला हैं। औसत वेतन कितना है, 4.5 है। तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन हो जाएगा आपका 500 पुरुष और 300 महिलाएं, यानी कुल कितने हो जाएंगे, 800 लोग हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 800। और टोटल एवरेज कितना है, 4.55 है। कुल कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 खत्म। 8 गुणा ही कितना आएगा, तो 8 पंजे 40, 44 और 36, 40 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कुल वेतन आ जाएगा। एक महिला को कितना मिल रहा है, पुरुष की अपेक्षा 80 पैसे कम मिल रहा है। 80 पैसे का मतलब कितना रुपए, तो 0.80 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100 से भाग कर लेंगे रुपए में चेंज करने के लिए। अब देखिए कुल वेतन कितना है, 8640। मान लीजिए कि महिला को जो वेतन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपको x रुपये। यहाँ पर लिख लेते हैं मेल और फीमेल। महिला को कितना मिल रहा है, x रुपये वेतन मिल रहा है, तो मेल को कितना मिल रहा होगा, x प्लस 0.80 ये मिल रहा होगा, क्योंकि पुरुष को जो है 80 पैसे अधिक मिल रहा है। महिला को कितना मिल रहा होगा, x पैसे। अब कुल वेतन निकाल लेते हैं यहाँ से। मेल कितने हैं, 500 हैं। 500 लोगों को कितने के हिसाब से, x प्लस 0.80 के हिसाब से कितना वेतन मिलेगा, और 300 महिलाओं को x रुपये के हिसाब से इतना वेतन मिलेगा। कुल मिला के वेतन मिल कितना आ रहा है, 3640 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 500x 15×40 यानी कि 400 रुपये, प्लस के 300x बराबर 3640। 300 500 800 बराबर 400 इधर जाएगा, कट जाएगा, कितना जाएगा 3240। तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 3240 बटे में 800। भाग कर लीजिए, 0 से 0 खत्म। 832, 8×5 40 यानी कि 4.05। एक्स किसकी वैल्यू मानी थी हमने, फीमेल यानी कि महिला की मानी थी। तो प्रत्येक महिला को कितना वेतन मिल रहा है, प्रत्येक महिला को मिल रहा है 4.05। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक वर्ग की परिमाप 60 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का क्षेत्रफल है। तो आयत की लंबाई कितनी है, देखिए दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो देखिए वर्ग का परिमाप दे रखा है 60 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा जो दे रखी है आपको 60 के बराबर। यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, भुजा कितनी हो जाएगी, 60/4 यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। कितना होता है, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। जितना वर्ग का क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल किसका है, उतना ही क्षेत्रफल आयत का है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, नहीं चौड़ाई दे रखी है आपको 9। आपसे लंबाई पूछिए, चौड़ाई दे रखी है आपको 9, लंबाई आपसे पूछिए, लंबाई x मान लीजिए, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 225 के बराबर। ठीक है, देखिए 9 से काट दीजिए, 225 कितने में कटेगा, 25 बार। एक्स बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। एक्स क्या माना था हमने, लंबाई मानी थी। तो लंबाई कितनी जाएगी, 25 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक राशि को 6% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 8 महीने के लिए निवेश करने पर उसे 250 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो वो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए कितने महीने के लिए लगाया गया है, 8 महीने के लिए लगाया गया है। ब्याज कितना मिल रहा है, तो 250 रुपये ब्याज मिल रहा है। आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यही होता है फॉर्मूला। मूलधन क्या है, मूलधन आपसे पूछा है, दर कितनी है, दर है 6% की, समय कितना लग रहा है, 8 महीने। देखिए दर क्या है, वार्षिक है, तो इसको भी हमें 12 से भाग करना पड़ेगा साल में बदलने के लिए। बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और साधारण ब्याज मिल कितना रहा है, 250 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 25 बार, 6 से कटेगा 2 बार, 25 दूनी 50, 50 × 25। अच्छा 1 मिनट कुछ रह गया क्या, या 2 से 2 कट भी जाएगा। ठीक है, 25 इंटू पी बराबर कितना जाएगा, 25 × 250, यानी कि 625 पे 1 0, यानी कि 6250। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियों में डाला जाता है, इस तरह बने गोलियों की संख्या बताइए। देखिए, जब गोले को पिघला के गोलियां बनाई जा रही हैं, जितना गोले का आयतन होगा उतना ही गोलियों का आयतन होगा। और दोनों ही गोली जो कुल गोली कितनी मान लेते हैं हम, एन गोली मान लेते हैं। कुल मिला के आपको जो रखना है वो दोनों आयतनों को बराबर बराबर रखना है। आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, ये बड़े गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली और गोले की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब मान लेते हैं ऐसी कितनी गोलियां बनाई जाती हैं, तो ऐसी एन गोलियां हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर बराबर होगा। बस वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए, पूछा क्या है आपसे, गोलियों की संख्या बताइए। ठीक है, गोली गोली की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और गोली की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। बस वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आर क्यू बचा, आर क्यू मतलब 6 की पावर 3। इधर बचेगा स्मॉल आर यानी कि 0.5 की पावर 3 इंटू में एन। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू चाहिए हमको, तो ये हो जाएगा 216। 6 की पावर कितना होता है, 6 की पावर 3 बराबर होता है 216। ये हो जाएगा आपका 0.5 की पावर 3 का मतलब 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा एन। ठीक है, ऐसे पॉइंट हटेगा बटे में 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा बटे में 10, पॉइंट हटेगा बटे में 10। तो 5/10 का मतलब 1/2, 1/2, 1/2। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 गुणा में कितना आ जाएगा, 2×2=4=8। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 8×48 और 8×8=12 और 8×16=17। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1728। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राम किसी काम को 12 दिन में, श्याम उसी काम को 16 दिन में और मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर एक काम करना प्रारंभ करते हैं, मोहन काम पूरा होने से एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखते हैं इसको। देखिए, राम कितने दिन में कर रहा है, तो राम कर रहा है आपका 12 दिन में। श्याम श्याम कर रहा है 16 दिन में और मोहन कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 20 दिन में। टोटल काम मान लीजिए इन तीनों के एलसीएम के बराबर, यानी कि 12, 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 12, 16, 20 का एलसीएम होता है 12, 16 का हो जाएगा आपका 48। 48 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 48 और 48 में कितना होता है 240, यानी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 का एलसीएम आ जाएगा। यानी 12 दिन में 240 काम कर रहा है राम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 240/12 यानी कि 20 काम। ऐसे यहाँ से निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और इधर से निकालेंगे तो आपका 12 काम है। तीनों का एक एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब शुरू में तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं और एक दिन पहले कौन चला जाता है, एक दिन पहले मोहन छोड़ के चला जाता है, यानी कि अंत के जो एक दिन होगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से काम करना शुरू होता है और यहाँ तक चलता है, तो अंत का जो एक दिन होगा, यानी ये वाला जो एक दिन होगा, इस एक दिन में किसने काम किया होगा, क्योंकि मोहन तो छोड़ के चला गया, मोहन तो काम छोड़ के चला गया, अब कौन बचा होगा, तो बचा होगा राम और श्याम। यानी अंत के एक दिन में किसने काम किया है, राम और श्याम ने काम किया है। कितना काम कर दिया होगा एक दिन में, तो राम और श्याम का एक दिन का काम कितना है, 20 और 15 35। एक दिन में इन्होंने 35 काम कर दिया होगा। तो शेष बचा काम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का काम कितना है, 240 में से 35 घटा दें, कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 205। यानी कि 205 काम को किसने किया है, तो 205 काम में शुरू में तीनों लोग थे, कितना समय लग गया होगा, तो एक दिन का काम कितना तीनों का, एक दिन का काम है टोटल 20 और 15 35 और 12 47, यानी एक दिन का तीनों काम कितना है, 47 यूनिट है। 205 काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 205/47। ठीक है, यानी इतने दिन का समय लग जाएगा और एक दिन आपको एंड में लग जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर समय कितना लग गया, 205/47 प्लस का 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 47 से कम 47 और 205 कितना हो जाएगा, 252/47। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको भाग कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बच जाएगा, ये जाएगा आपका 4×5=20, 4 बार, और ये हो जाएगा आपका 4×5=20, 4×5=20। ठीक है, 25, ये हो जाएगा आपका 5 बार जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 17, 17/47। ठीक है, यानी 5 सही 17/47 दिन का आपका टोटल समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने मिलकर किसी काम को किया जिसके लिए उन्हें 68.40 मजदूरी मिली। यदि पूरे काम को ए अकेला 8 दिन में, बी 10 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है तो इस काम में सी को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए, मजदूरी का जो बंटवारा होता है वो इनके द्वारा किए गए काम के अनुपात में होता है, यानी एक दिन में इनकी क्षमता होती है काम करने की, उसके अनुपात में होता है। ए का ए टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में और सी कर रहा है आपका 12 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं तीनों का एलसीएम यानी कि 120। तो 8 दिन में ये पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 15 यूनिट, एक दिन में 12 यूनिट और एक दिन में ये 10 यूनिट। ठीक है, इन तीनों के जो काम करने का जो अनुपात है वो कितना है, 15, 12 और 10। यानी इनको जो मजदूरी मिलेगी वो इसी अनुपात में मिलेगी। ए बी और सी को जो मजदूरी मिलेगी वो किस अनुपात में मिलेगी, 15, 12 और 10 के अनुपात में। कुल मजदूरी कितनी होगी, 15, 12, 27 और 10, 37। 37 यूनिट कुल मजदूरी होगी, लेकिन एक्चुअल कुल मजदूरी कितनी है, 68.40। तो 37 यूनिट किसके बराबर होगा, 68.40 के बराबर होगा। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 68.40/37। पूछा किसका है, पूछा है आपसे सी का। सी का कितना है, सी को मिल रहा है 10 यूनिट। सी को कितना मिल रहा है, सी को मिल रहा है 10 यूनिट। तो 10 की वैल्यू चाहिए हमें। 10 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 6840/37 × 10। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 37 से कितने में कटेगा ये आपका, देखिए 37 तो एक आपकी अभाज्य संख्या है, 37 से कितने में कटेगा, तो ये हो जाएगा 7×4 = 28 और 3×2 = 6, 37 × 37 और कितने बचेंगे, 31 और 314 यानी कि 8 18 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, एक नल 40 मिनट में एक टंकी भर सकता है जबकि दूसरा नल 80 मिनट में। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है, फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरा भरने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा। देखिए, एक नल मान लीजिए ए नल है वो जो 40 मिनट में भरता है और जो बी नल है वो 80 मिनट में भरता है। टंकी की कुल क्षमता मान ली 40 और 80 का एलसीएम यानी कि 80। ये 1 मिनट में कितना भर देगा, 2 यूनिट, और 1 मिनट में भर देगा 1 यूनिट। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों का 1 मिनट में कितना भर देंगे, 2 और 1, 3 यूनिट भर देंगे। दोनों नलों को 20 मिनट तक खुला रखा जाता है, तो ये 20 मिनट में कितना भर देंगे, 1 मिनट में भर रहे हैं 3 यूनिट, तो 20 मिनट में कितना भर देंगे, 3 × 20 यानी कि 60 यूनिट भर देंगे। टोटल 80 यूनिट था, 60 यूनिट भर गया, कितना बचा, 20 यूनिट अभी भी बचा है भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद में पहले नल को बंद कर दिया, यानी ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, बी चालू रह गया। अब बी 1 मिनट में कितना भरता है, 1 यूनिट भरता है, तो 20 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, इसको 20/1 यानी कि 20 मिनट का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा। आपसे पूछा क्या है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय तो बाद में लग रहा है और 20 मिनट का समय उसको पहले लग रहा था। 20 मिनट का समय आपको यहाँ लग रहा है और 20 मिनट का समय इसको यहाँ लग रहा है। कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है, 40 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट तक ये ऑप्शन में 40 दे ही नहीं रखा। पूछा कि इसके बाद पूछा है। ठीक है, टोटल समय नहीं पूछा है, पूछा इसके बाद टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा। मैंने आपसे बाद वाला समय पूछा है। ठीक है, मुझे लगा पूरा समय टोटल समय पूछा है, लेकिन आपको बाद वाला समय पूछा है। कितना समय लगेगा, 20 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 पुरुष या 12 लड़के या 10 औरत किसी काम को 148 दिनों में करते हैं। 4 पुरुष, 4 लड़के और 5 औरत उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखिए, कुल काम कितना है वो निकालना है। आप चाहो तो पुरुषों के हिसाब से कर लीजिए, चाहे लड़के के हिसाब से या फिर औरत के हिसाब से, जो आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से कर लीजिए, उसमें सबको कन्वर्ट कर लीजिए। हमने मान ली लड़के के हिसाब से, तो 12 लड़कियों के हिसाब से काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 148, सॉरी 12 लड़के काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, तो 148 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना होगा, कुल जो काम होगा वो लड़कों के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 12 × 148। ठीक है, कुल काम हो गया 12 × 148। अब हमें सबको किस में चेंज करना पड़ेगा, लड़कों में ही चेंज करना पड़ेगा। लड़कों के हिसाब से काम निकाला है तो 4 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे, देखिए 8 पुरुष 12 लड़के के बराबर है, तो 4 पुरुष कितने लड़कों के बराबर होंगे,
तो 4 पुरुष हो जाएंगे आपके 6 लड़के के बराबर, ठीक है। और देखिए 4 लड़के तो यही हैं प्लस 5 औरतें। देखिए 10 औरतें 12 लड़के के बराबर है, तो 5 औरतें कितने लड़के के बराबर होंगे, आप कहेंगे 10 का आधा 5, तो 12 का आधा 6, 6 बॉयज के बराबर होंगे। यानी कुल मिलाकर लड़के कितने हो गए काम करने के लिए, 6 और 6 12 और 4 16 बॉयज, ठीक है। अब सवाल को आप इस तरह से समझिए कि 12 लड़के किसी काम को 148 दिन में कर रहे हैं, तो 16 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 12 गुणा 148, 16 गुणा हम मान लेते हैं x दिन में कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 37 तिया 111, एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर 111। यानी कि जो ये सब लड़के हैं ये कितने दिन में कर देंगे, ये आपको 111 दिन में काम को खत्म कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। इनको मिला के आपको इसमें जिसके हिसाब से आप इसको पूरा काम निकालना चाहते हो उसी हिसाब से फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप यदि आप पुरुष के हिसाब से पुरुष के हिसाब से कुल काम निकालेंगे तो फिर आपको इनको भी पुरुष के हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 225 रुपये और अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब 110 में बेचा जा रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए 100 यूनिट है, तो इसको पहले कितने परसेंट लाभ पर बेचा रहा है, 10% के लाभ पर, कितने बेचा जा रहा होगा, 110 में बेचा रहा होगा। लेकिन बाद में कितने परसेंट लाभ पर बेचा रहा है, 25% का लाभ हो रहा है उसे, तो कितने में बेचा जा रहा होगा, 125 में बेचा जा रहा होगा। तो पहले की तुलना बाद में कितने अधिक में बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे 15 यूनिट अधिक में बेचा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितने अधिक में बेचा जा रहा है, तो एक्चुअल में बेचा जा रहा है आपसे 225 यूनिट, 225 रुपये में अधिक में। तो 1 यूनिट की वजह से कितनी मिल जाएगी आपको, 225/15, यानी कि 15 रुपये। पूछा क्या, सीपी पूछा था, सीपी हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 1 की वैल्यू 15 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 15, यानी कि 1500 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 10/15, 10/25 का एलसीएम कितना होता है 15, 15 की वैल्यू 225 है, जो कि 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी 1500, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए इस तरह से समझाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है, यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या में 30% से वृद्धि कर दी, 30% से कम कर दी जाए, तो कुर्सियों का कुल मूल्य बताइए, ठीक है। यानी कि मूल्य में भी 20% कमी हो रही है और संख्याओं में भी 30% की कमी हो रही है। पहले मूल्य कितना था, 2000 रुपये था, अब आपसे नया मूल्य पूछा है, देखते हैं इसे। देखिए पहले मूल्य कितना था, पहले मूल्य था 2000 रुपये, मूल्य में कितनी कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80%। अब मूल्य कितना होगा, इतना होगा। संख्या में कितनी कमी हुई है, संख्या में हुई 30%, जब मूल्य में कमी हो रही है तो संख्या में कितनी परसेंट कमी हुई है, 30% कमी हुई है, इसका हम कितना निकालते हैं डायरेक्ट 70%, क्योंकि 30% क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 × 8 160 गुणा 7, 16 × 7 112, यानी कि 1120 रुपये। नया मूल्य कितना होगा, नया मूल्य हो जाएगा 1120, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया है, पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बस 25 मीटर प्रति सेकंड से 6 घंटे तक चलती है, बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई। किलोमीटर में आपसे दूरी पूछिए, चाल दे रखी मीटर पर सेकंड में, दूरी किलोमीटर में पूछिए और समय दे रखा घंटे में, तो हम चाल को भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी आपकी 25 से 18/5 से गुणा कर लीजिए, 5 से कट जाएगा 5 और 18×5 = 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, 4। दूरी पूछिए, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, और समय दे रखा है आपको 6 घंटे का, ठीक है। और चाल दे रखी है आपको 90 गुणा 6, 9×54, कितना आ जाएगा 540 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति बताइए। तो देखिए रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी
तो उसे कितनी दूरी तय तय करनी पड़ेगी पार करने के लिए, जितनी उसकी लंबाई होगी और जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, दोनों के योग के बराबर। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी होगी आपकी 400 मीटर, तो वो खुद लंबी है, और 800 मीटर क्या है, लंबा प्लेटफॉर्म है। यानी कुल मिला के 1200 मीटर क्या हो जाएगी कुल लंबाई, उसको कुल दूरी चलनी पड़ेगी। समय कितना है? 36 सेकंड। पूछा क्या? चाल पूछी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी दे रखी है 1200 मीटर, समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड का। आपसे पूछा क्या है? चाल पूछी थी, ये मीटर में है, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आपकी चाल निकल के आएगी, लेकिन आपसे पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से क्या कर दें? गुणा कर देते हैं। ठीक है, 18 से कटेगा ये 2 बार, 2 पंजे 10, 10 से 1 जीरो खत्म। कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 4/5 के बराबर है। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताइए। यानी कि जो ब्याज है वो कितना है? मूलधन का 4/5 है। 4/5 का मतलब क्या है? 4/5 का मतलब समझिए पहले तो आप। इस 4/5 का मतलब क्या है? यानी यदि मूलधन 5 है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, क्योंकि जो ब्याज है वो निवेश की गई धनराशि का 4/5 है। मूलधन कितना है? यानी पी प्रिंसिपल कितना है? तो 5 है। ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? आपको 4 यूनिट मिल रहा है। ठीक है, अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता ही होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100। पी कितना है? पी है आपका 5। आर आपसे पूछा है, दर पूछी है आपसे। समय कितना है? 10 वर्ष है। बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4 यूनिट है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 2 चौक 8। कितना आ जाएगा? आर बराबर 8%। दर कितनी आ जाएगी? दर आ जाएगी आपकी 8%। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। वीडियो आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।